तो दोस्तों, क्या आप ढूंढ रहे थे YouTube पे एक ऐसा वन शॉट जो ये पूरा का पूरा चैप्टर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम तुम्हें कम से कम समय और आसान से आसान तरीके से समझा दे, और इसके साथ साथ तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हें वो भी बता दे कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ताकि तुम अपने एग्जाम में करो टॉप, है कि नहीं? तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। वेलकम टू द वन शॉट सीरीज ऑफ क्लास 8 सोशल साइंस विद योर अपने आदि भैया। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। अगर तुझे ऐसे कंफ्यूजन आते हैं कि आदि भैया प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, अरे लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, तब उसके बाद तो इलेक्शंस की बात करें, अगर ये बेसिक भी डाउट्स है ना, तो आज के इस वन शॉट के बाद तुझे एक भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज हम एकदम बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और एकदम फुल मौज के साथ पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे कि कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई सुपर जोश के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार भैया मुखड़ा देख लो एनसीईआरटी का, मुझे भरोसा है तुम लोगों ने खोल के तो देखी होगी नहीं, मैं ही ले आऊं, क्योंकि भैया हर टॉपिक जो भी मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा इसी किताब से, हमारी गुरु एनसीईआरटी से होने वाला है। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन, अंदर का, लास्ट का, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब तुम इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो भाई शुरुआत करेंगे किससे कि क्या पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा भारत क्या है? प्यारा भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी का मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जहां लोग वोटिंग के प्रोसेस से अपने लीडर को चूज करते हैं। यह बात तो आपको सबको पता है, राइट? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, और खास बात तो यह है हमारा देश डेमोक्रेटिक के साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक देश में से एक है। मतलब हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो है ही, और उसके साथ हम एक डेमोक्रेसी भी हैं, तो बड़ी कठिन चीज है ये। तो अब हमारे देश का इलेक्टोरल सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू इलेक्शन होता है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ये अलाउ करता है कि हमारे देश के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पाए, है ना, डिसाइड कर पाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? चैप्टर का नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। तो हमें शुरुआत ही इससे करनी होगी कि आखिर ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है क्या। उसके बाद हम चलेंगे इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्कस करने। तो ध्यान से समझो, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी वर्ड बनता है यूनिवर्सल यानी कि सबके लिए, और एक दूसरा वर्ड है फ्रेंचाइजी। तो अगर हमें ये फ्रेंचाइजी वर्ड का मतलब समझ में आ जाए तो यूनिवर्सल तो हम ऑलरेडी मीनिंग कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंचाइजी का मतलब देखें तो फ्रेंचाइजी का मतलब है राइट टू वोट इन इलेक्शंस। तो एक डेमोक्रेसी में ये अलाउ करता है सिटीजंस को कि वो पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शंस में बाय चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। बस यही तो फ्रेंचाइजी का कुछ खास मतलब नहीं, एकदम लुल मतलब। क्या मतलब? राइट टू वोट, इलेक्शंस में वोट करने का अधिकार, बस इसे ही कहते हैं फ्रेंचाइजी। अच्छा, इसका एक और कठिन नाम है सफरेज। ये सब क्या है? घपलेबाजी। तुम लोगों को कठिन बनाने की कोशिश की गई है बहुत आसान। तुझे बस इतना याद रखना है, फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट, सफरेज मतलब राइट टू वोट। अच्छा चल, अब एक बात बताना मुझे, इसके आगे अगर मैंने यूनिवर्सल लगा दिया, तो इसका क्या मतलब होगा? फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होगा हमको पता है, राइट टू वोट, और यूनिवर्सल मतलब सबके लिए। तो यूनिवर्सल मतलब एवरीवन, तो इसका मतलब क्या बना? एवरीवन हैव्स राइट टू वोट। ओहो, अब समझ में आया पूरा चैप्टर, एकदम लल्लू था ये तो है, इतनी सी बात थी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मींस कि ऑल एडल्ट सिटीजंस, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुम छोटू मोटू लोग जाके वोट दे दो, ना 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 ना, ओनली एडल्ट। एंड हम एडल्ट कब होते हैं आदि भैया? अरे ये तो बहुत आसान है, जब आप 18 साल से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो एवरी एडल्ट सिटीजंस हैव द राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन,
जेंडर, रेस, एजुकेशन और वेल्थ। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसको इतना सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारे भारत में एक सबके पास, हर व्यक्ति के पास जो 18 साल से ऊपर का है, एक अधिकार है कि वो अपने एरिया के इलेक्शंस में जाके वोट दे सकता है। उसे कोई रोक नहीं सकता ये करने से। किस बेसिस पे नहीं रोक सकता? कि भाई तू काला है या तू गोरा है तू इसलिए वोट नहीं देगा, तू मोटा है या पतला है तू इसलिए नहीं देगा, या फिर तू गरीब है या अमीर है इसलिए नहीं देगा, या तू अनपढ़ है तो तू वोट नहीं देगा, या फिर तू छोटी कास्ट का है तो तू वोट नहीं देगा। यानी कि हमारे देश में कोई भी किसी को भी बेस्ड ऑन एनीथिंग रोक नहीं सकता वोट करने से। वोट करना हर एडल्ट का जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जैसे ही उसका जन्म होता है वैसे ही हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू ये राइट देता है कि वो जब 18 साल का हो जाएगा तब वो वोट कर पाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम चटाक हो गया होगा, एकदम कंफ्यूजन जीरो हो गई होगी, हाँ या ना? ठीक है, इसीलिए मैंने आराम से बताया। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि भैया ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी जब वोट करने जाए, अंबानी साहब वोट करने जा रहे हैं तो अंबानी साहब का एक बटन दबाते ही 10,000 वोट चले गए। अरे अमीर आदमी है भाई, इतना तो होना चाहिए। और गरीब आदमी बेचारा जा रहा है वोट करने, एक बटन दबा रहा है, आधा वोट गया। ऐसा नहीं है भैया। एवरी एलिजिबल सिटीजन गेट्स 1 वोट ओनली, है ना। कितने वोट? ओनली एंड ओनली 1 वोट, एक को एक, सबको एक मिलेगा। और हर वोट की बराबर वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा अंबानी के वोट की वैल्यू ज्यादा और गरीब आदमी के वोट की वैल्यू कम, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया है ना? तो भाई एग्जांपल ले लो। भाई देखो, चाहे तुम्हारे ये डुग्गू भैया वोट करने जाए या फिर आपकी टिंगू मैम जाए, देखो टिंगू मैम को थोड़ा छोटा तो बनाना पड़ेगा, टेंटेन। चाहे आपकी ये टिंगू मैम वोट करने जाए, दोनों के वोट की वैल्यू बराबर होगी। ऐसा नहीं है इनकी हाइट ज्यादा है तो इनको डबल वोट मिलेगा कि अच्छा एक बटन दबाए 2 वोट चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, वेरी सिंपल। अब आगे बढ़े, अब समझते हैं कि कौन कौन वोट कर सकता है। हर इंसान वोट कर सकता है ना। पहले याद रखो, सब वोट कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स, पहला याद रखना, इंडियन सिटीजन्स जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो वोट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ, यानी कि इन चीजों का ध्यान नहीं रखना कि चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे कोई भी रेस हो, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, चाहे कोई भी इनकम हो या वेल्थ हो। समझ में आया? और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लॉ कहता है ये बात, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 326 हमें ये एडल्ट वोटिंग राइट्स यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है। याद रखना, देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या हो गया? यूएएफ 326, है ना। तो यूएएफ 326, इसको जरा 3-4 बार बोलोगे ना तो तुम्हें ये लाइन रट जाएगी। और ये लाइन रट गई तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमें आर्टिकल 326 से इंश्योर होती है। एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से तुम्हें एमसीक्यू 2 नंबर का सवाल या फिर इवन एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है। क्लियर? एकदम चटाक चल रहा है यहां तक? बहुत बढ़िया, एकदम आसानी से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्यार से मजे के साथ। अब देखो, वोटिंग एक पर्सनल चीज है एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जैसे कि सोचो अब क्या हुआ, अब आपने हिंदी वाले मास्टर है ना, कौन? आशीष सर। आशीष सर सुबह उठे इलेक्शन वाले दिन, बोले यार रात में बहुत पढ़ाया यार, कमर दुख रही है, मतलब कल बहुत क्लास हो गई, कमर दुख रही है। एक काम करता हूं, ये डुग्गू अपना जो प्रियांशु भाई है इसको फोन करके बोलता हूं, प्रियांशु भाई मेरी तरफ से भी 2 वोट देना, मतलब 1 वोट मेरा भी देना। तो क्या होगा? बोलिए अरे गुरुजी ऐसा नहीं होता है, यहां पे अपना वोट खुद ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई अब कोई अमीर आदमी है वो कहे कि अरे यार आई एम वेरी बिजी, आई हैव अ मीटिंग टुडे, एक काम करो रामू काका इधर आओ, रामू काका आप मेरे लिए जाके वोट दे आओ। ऐसा नहीं हो सकता। वोटिंग आप क्या, आपका कोई हम शक्ल है वो भी वोटिंग नहीं दे पाएगा। काहे? आप कहोगे आदि भैया ऐसा कैसे? इसके लिए दोस्तों टेक्नोलॉजी यूज होती है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी, लेकिन अब आप ये समझो, अगर आपका कोई सच्चा भाई, आपकी मम्मी, आपके पापा, कोई भी हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, वो भी आपके बिहाफ पे वोट नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। वोटिंग इज एक्सट्रीमली पर्सनल
एंड नोबडी कैन वोट ऑन अनदर पर्सन्स बिहाफ। क्लियर? चलो, यहां तक सब आसान चल रहा है, इजी पीजी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, सिंपल सिंपल बातें पढ़ रहे हैं, हाँ या ना बताओ? टेंशन मत लो, 40 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, ठीक है? सबसे पहले अपने दिमाग से ये फीलिंग निकालो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा पेपर है। अबे भाड़ में जाए पेपर यार, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। तू अभी सिर्फ इसलिए पढ़ ताकि तुझे सीखने को मिले, क्योंकि जब तक अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी ना कि यार मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे आज कुछ नया सीखना है, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं, तब तक वो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो अपने दिमाग से कुछ देर के लिए, अगले आधे घंटे के लिए बस ये बात निकाल दे कि कोई एग्जाम है, वो हो जाएगा। अभी इसलिए पढ़ कि मुझे ये सीखना है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड होता है, ये सब सीखना है। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारे देश में जब से आजादी हमें मिली, जब से हमारा देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तब से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर दी थी। यानी कि हमारे देश के पहले इलेक्शंस 1951 से 52 में हुए थे, एंड तभी से हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट करती है। अब कौन कौन से ऐसे इलेक्शंस हैं जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है? तो देखें, तो लोकसभा के इलेक्शंस, ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पे हम नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। यानी कि हमारे एरिया से कौन व्यक्ति होगा जो हमारे एरिया को नेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करेगा। अभी इन टॉपिक्स को हम और डिटेल में पढ़ रहे होंगे आगे, तो अभी के लिए बस इंट्रोडक्शन ले लो। फिर स्टेट असेंबली की बात करें तो यहां पे लोग चूज करते हैं अपने एरिया में से वो व्यक्ति को जो हमारे एरिया को जाके स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा। और लोकल इलेक्शंस में हम चूज करते हैं कि हमारे शहर से कौन वो व्यक्ति होगा जो हमारे शहर का एक तरीके से कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर बनेगा, या म्यूनिसिपैलिटी, या अगर कोई गांव में रहता है तो गांव की पंचायत का हिस्सा कौन बनेगा। समझ रहे हो? तो अपने बीच में से एक लीडर चूज करना है, एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है। तो इन सारे इलेक्शंस में यूज होता है। मजे की बात है कि इसके अलावा इंडिया में और कोई इलेक्शंस होते भी नहीं है, है ना। अब क्लास के मॉनिटर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी काम नहीं करती है ना। तुम कहो आदि भैया हमारे स्कूल में इलेक्शन होते हैं मॉनिटर के, उसमें तो नहीं होती यूनिवर्सल एडल्ट, उसमें नहीं होगी, है ना। तुम सभी बच्चे हो तो तुमसे क्या एडल्ट फ्रेंचाइजी है। आओ इधर, अब बात करते हैं एक वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की। अब समझो, एक देश में करोड़ों वोट, हमारे भारत में 150 करोड़ की जनता है, कैसे पता चलेगा कौन किधर वोट देगा? तो इसके लिए हर जब भी इलेक्शंस होते हैं एक इलेक्टोरल रोल नाम का डॉक्यूमेंट बनता है। ये क्या है? ये एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें सारे रजिस्टर्ड वोटर्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के इसमें लिखे होते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, है ना। एक रफ मैप इंडिया का बना रहा हूं। ठीक है, ये इंडिया का बहुत रफ मैप है, फटाफट बनाया। अब एक काम करते हैं, हुआ क्या, हमें अगर समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, हमें बस ये समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि ये हमारा भारत है। अब हमारे भारत को हमें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये इजी एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे डिवाइड होता नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अब आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस तरीके से क्या है, हमने अपने भारत को, अपने देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। जिस तरीके से हमारा एक शहर डिवाइड होता है, जिस तरीके से एक स्टेट डिवाइड होता है ना। अब स्टेट तो बहुत सादा, बहुत कम है, 28-29 ही स्टेट है हमारे देश में। शहर की बात करें तो बहुत सारे शहर हैं, बहुत छोटे छोटे शहर भी हैं। लेकिन अब ये दोनों ही हमारे लिए काम नहीं थे इलेक्शंस में, है ना। एक शहर कई बार बहुत छोटा होता है और कई बार मुंबई जैसा बहुत बड़ा होता है। तो क्या करें, तो हमने एक नया तरीका बनाया शहर देश को डिवाइड करने का। हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, बेसिकली ये एक एरिया है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो बरेली है ना। बरेली एक शहर है उत्तर प्रदेश का, या बरेली छोड़ो, पटना, पटना सबको पता होगा ना,
अब मान लो पटना, ये जो पटना शहर है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो पूरा का पूरे पटना में जितने लोग हैं वो अपने एरिया में वोट करेंगे, इस एरिया के लिए वोट करेंगे। यहीं से एक व्यक्ति इलेक्ट होगा जो जाके नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहीं के एरिया से एक व्यक्ति इलेक्ट होगा जो स्टेट असेंबली में इलेक्ट होगा, और इसी एरिया में लोकल इलेक्शन भी होंगे। तो सब इस एरिया में हो रहा है, तो ये क्या है, ये पटना की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। अब आप कहोगे आदि भैया मैं इसको शहर ही ना बोल दूं, मैं इसको पटना ही बोल दूं, लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई छोटा शहर होता, जैसे ढोलकपुर मान लो छोटा शहर है। अब छोटा शहर तो क्या बहुत छोटा है, तो आसपास के 3-4 शहरों को मिला के हम क्या बोल देते, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल देते। तो कुछ इस तरीके से बनती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगले साल क्लास 9th में जब आप मेरे से पढ़ रहे होगे तब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्शंस, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, जहां हम इस सबको एक्सट्रीम डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चाहिए था, वो अपने को मिल गया। ठीक है, तो भैया इलेक्टोरल रोल क्या है, ऑफिशियल लिस्ट है रजिस्टर्ड वोटर्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। फॉर एग्जांपल पटना में कितने लोग वोट देने के योग्य हैं, इसकी लिस्ट आएगी। अब यही लोग वोट दे सकते हैं, और इस लिस्ट में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति का नाम होगा जो उस एरिया में रहता है। समझ में आ गया? अब इसके लिए एक पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द इलेक्टोरल रोल। हाँ, इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसी एरिया में होता है जहां पे आपका अपना घर हो, कौन सी जहां आप रहते हो, और सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स ही नॉर्मली अपना वोट कर सकते हैं। वोटर्स क्या लेके जाएंगे वोट करते समय, एपिक या फिर वोटर आईडी। एपिक बोलो क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, समझ में आया, एक तरीके का आईडी कार्ड है, या फिर वोटर आईडी। तो जिस तरीके से हमारा आधार कार्ड होता है वैसे ही हमारी वोटर आईडी भी बनती है, जिससे हमारा नाम वोटर लिस्ट में आएगा। समझ आया? चलो, अब आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि कौन वोट कर सकता है, तो मैंने कहा था सब वोट कर सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां से ट्रिक क्वेश्चन बनता है। पिछले साल बहुत सारे स्कूलों में, इनफैक्ट केंद्रीय विद्यालय में और कई स्कूलों में यहां से एक ट्रिक क्वेश्चन फंसाया गया था। क्या बच्चों को सबको यही याद था कि भैया वोट तो सब कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं, सर्टेन नाम आपको नहीं पता होना चाहिए, जैसे टेररिस्टिक हो गया है ना, किसी पे अगर एंटी नेशनल होने के चार्जेस लगे हैं, तब ऐसे केसेस में इंसान को वोट करने से रोक भी दिया जाता है। कौन रोक रहा है? गवर्नमेंट रोक रही है। तो कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस कैन ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंटेस्टिंग। तो दो तरीके हैं, या तो कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिससे आप वोट भी नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा, जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा सीरियस केस लगा है तब आप वोट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो इतने बड़े क्राइम नहीं है, एंटी नेशनल जैसे, लेकिन उसके बावजूद भी आप वोट तो कर सकते हो, लेकिन आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो अगर आप किसी पार्टी में हो और आप इलेक्शन लड़ने वाले हो फ्यूचर में, तो भैया ध्यान रखना ये सब गंदी चीजें नहीं करने का। ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की, भारत के लार्ज स्केल इलेक्शन। 10-15 मिनट में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से जितने क्वेश्चंस आ सकते थे सब पढ़ लिए। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, हमारे देश के इलेक्शंस। मुझे पता है इसी में आपको कंफ्यूजन है, और यही आप मेन पेन पढ़ने आए हो मेरे से, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, आए हो तो सही जगह आए हो। अब ये सफर हमारा साथ में बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, प्रॉमिस करता हूं। देख, इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराता है एक इनॉर्मस एरिया में, है ना, क्योंकि हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी, उसमें से लगभग 100 करोड़ लोग तो वो है जो वोट करने के योग्य हैं। 100 करोड़ लोगों की वोटिंग कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। 2024 के डेटा के हिसाब से भारत में 980 मिलियन वोटर्स थे, 98 करोड़ वोटर्स। लोकसभा किसके लिए थे? इतने वोट करने वाले लोग थे केवल और केवल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, जो कि लोकसभा के लिए थी। अभी लोकसभा होता क्या है, कैसे काम करता, सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शंस को आप ऐसे समझ लो, ये नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना, नेशनल लेवल के इलेक्शंस हैं। केवल 543 लोग ही जीतेंगे इलेक्शन, और 980 मिलियन लोग हैं वोट करने वाले। तो भाई ऐसे में इलेक्शंस के लिए मैसिव, बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग चाहिए, बहुत बड़े लेवल की टीम चाहिए, बहुत ज्यादा शानदार तरीके का पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ, सही बात है। तो अब इसीलिए हम आपको एक बात और बतानी थी, छोटा सा कोई टॉपिक है कि मैंने आपको बताया था हमारे देश में इलेक्शंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी
आजादी के बाद आ गई थी। 1951-52 में पहली बार इलेक्शन हुए, तब से ये औरतों को वोटिंग राइट है। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी ये राइट वुमेन्स के पास 1971 के पास आया। अगर हम इतिहास में देखें तो वोटिंग का राइट हमारे हिस्ट्री में, ना केवल हमारे भारत की हिस्ट्री में बल्कि दुनिया भर की हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि पहले सिर्फ आदमी, और आदमियों में भी केवल रिच और मिडिल क्लास आदमियों के पास था। गरीब जो लोग हुआ करते थे, वुमेन्स जो लोग हुआ करते थे, स्लेव्स जो थे, इनको यह राइट नहीं मिला हुआ था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, यह सवाल आता ही है पेपर में, व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट। दिस इज द स्टार लेवल क्वेश्चन कि भाई ये तो आप पढ़ के ही जाना, कुछ और पढ़ के जाओ या ना जाओ इस चैप्टर से, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। अब देखो भाई सीन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अलग अलग पावर देखो, सबसे पहले ये देता है पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर। एक इंसान अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकता है। पीपल डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे लोगों को जिताना है इलेक्शंस, और कैसे लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना। अब मान लो मेरे एरिया में 4 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, एक का नाम है राजू, एक का नाम है काजू, एक का नाम है बाजू, एक का नाम है लाजू। अब राजू कह रहा है कि भैया मुझको वोट दे दो, मैं तो एडवेंचर आइलैंड बना दूंगा, एरिया में मजा ही मजा। मैंने कहा अच्छा चलो बात तो बढ़िया है। दूसरे ने कहा कि भैया मुझको वोट दे दो, मैं आप समझो मोमोज फ्री कर दूंगा एरिया में, मोमोज फ्री, सरकारी के पैसे से मोमोज खाओ। अरे वाह, ये भी बढ़िया है, बढ़िया चीज है। तीसरे ने कहा मैं शिक्षा प्रदान करूंगा, मैं शिक्षा संस्थानों में बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी चीजें उसने बोली। और चौथे ने बोला यार मेरे को मन कर रहा है तो प्लीज मुझे जिता दो। तो अब आप बताओ किसे आप इलेक्शन जिताओगे। ऑब्वियसली उसको जो फ्री मोमोज बांट रहा है, मजाक कर रहा था, जो एजुकेशन दे रहा है ना। तो बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है ना हम किसको वोट दे रहे हैं और वो क्या चाहता है। दूसरा, इससे सिविक एंगेजमेंट बढ़ता है, फॉस्टर्स मतलब बढ़ना, लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने एरिया की। भाई सिंपल सी बात है, मेरे एरिया में मान लो मैं रहता हूं बरेली में, मान लो मेरे एरिया में दिक्कत है कि नाले वाले बहुत ज्यादा सही से बने नहीं हो, तो भाई मैं ढूंढूंगा किसी ऐसे लीडर को जो मुझे आके बोले अपने कैंपेन के दौरान कि आप मुझे वोट दीजिए एंड मैं इस शहर की नाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा, अब जाके मुझे पता चला इसको वोट देना था, तो वोट दे दिया। तीसरा है एवरीवन इज इक्वल। भाई इससे प्रूफ होता है कि हमारे देश में इक्वालिटी है, क्योंकि आप देखो मैंने आपको बताया था कोई भी इंसान जाके वोट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी उम्र क्या है, नहीं उम्र याद रखना 18 से ऊपर होना चाहिए, उसके बाद उसका जेंडर क्या है फर्क नहीं पड़ता, अमीर है या गरीब फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एवरीवन्स वॉइस मैटर, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सबकी वॉइस बराबर ही वैल्यू रखती है। ऐसा नहीं है कि अंबानी चाहे तो कल को मुझे इलेक्शन जिता दे कि अरे यार ये लड़का बहुत बढ़िया पढ़ाता है, आदि भैया को खड़ा करो इलेक्शन में। ऐसा है ही नहीं, उसके पास पावर ही नहीं। जब तक मैं अपने एरिया के लोगों को पसंद नहीं आऊंगा, जब तक भारत के लोग मुझे नहीं चाहेंगे, तब तक मैं किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकता। ठीक है, एंड लास्ट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आंसरेबल होते हैं टू इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट यानी कि जिस एरिया से वो इलेक्शंस लड़े हैं, यानी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। तो जिस एरिया पे अभी वो रूल कर रहे हैं उसे इलेक्टोरेट कहते हैं कि इस एरिया पे हम रूल कर रहे हैं, ये इलेक्टोरेट हो गया। तो अब जिस एरिया में आप रूल कर रहे हो वहां पे अगर आप बदतमीजी करोगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि अरे ये क्या घटिया हरकत है, आपने कहा था नाले सॉल्व करोगे, आप तो मोमोज फ्री बांटते फिर रहे हो। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा मैंने और भी अलग तरीके से आपको आंसर दिए हैं, सारे ही वो पॉइंटर्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए, लेकिन इन द रिटन फॉर्म, ऐसे फॉर्म में। अगर आपको ये चाहिए ये पीडीएफ तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, कैसे मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। नाउ चैलेंजेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। भैया इलेक्शन इंडिया में कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स देश है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, ओफो बहुत कंफ्यूजन, क्या करें। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो बॉडी, अभी हमें नाम नहीं पता, हमारे देश की जो बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट करा रही है वो इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करती है ना। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे जंगल हो, चाहे आइलैंड हो, वहां पे भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। कई गांव बेचारे बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, वहां भी इलेक्शंस होते हैं। लार्ज पॉपुलेशन इंक्रीज लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज, कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां भी इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं वो केयरफुली इस चीज को प्लान करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करते हैं, सारी चीजें करते हैं।
इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी कैसे आती है? ऑफिशियल्स कई बार खुद बहुत दूर दूर गांव देहात तक जाते हैं, केवल और केवल 10 या 12 लोग, सोचो गांव है जिसमें 10-12 लोग रहते हैं केवल, उसके लिए पूरी टीम गई है भारत सरकार की कि भाई वोट करना इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कई बार तो पोस्टल वोटिंग तक अलाउ करी है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे सरकारी ऑफिशियल्स नहीं जा सकते, जैसे लद्दाख के एकदम ठंडे उसमें, तो कोई इंसान चिट्ठी से वोट भेज सकता है, सिर्फ सर्टेन जगह पे ये अलाउड है। स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं ताकि एल्डरली लोगों को वोट करने में सपोर्ट मिले। भाई एल्डरली लोग जो होते हैं, आपको पता है वो ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, है ना। आपकी अगर दादी हैं या दादू हैं तो आपको पता होगा ना कि भाई उनको थोड़ी स्पेशल केयर की जरूरत होती है, वो भी भारत सरकार देती है। और उनको तो क्या, अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता तो उसके लिए ब्रेल एनेबल्ड, ब्रेल क्या होता है, एक ऐसी भाषा जिसमें इंसान छू छू के फील करता है क्या लिखा हुआ है, वैसे भी वोट कर सकता है। अगर किसी के पैर खराब है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, तो उसके लिए व्हील चेयर, रैंप मतलब सीढ़ी, सीढ़ी पे कैसे चढ़ेगा बेचारा, एक स्लाइड होनी चाहिए, तो उस पे सारी व्यवस्था हमारे भारत की सरकार करती है। यही बात यहां लिखी हुई है, ठीक है। तो मेन एम क्या है? मेन एम यह है कि कोई भी एलिजिबल वोटर शुड बी लेफ्ट नॉट बिहाइंड, है ना। कोई भी एलिजिबल वोटर, क्या लिखा है, नो एलिजिबल वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, क्लियर। चलो, तो भैया इतना बड़ा टास्क कोई कर रहा है तो उसकी तारीफ तो बनती है, और तारीफ तो तब करेंगे जब उसका नाम पता हो। तो ये रहा नाम, ये इतना बड़े लेवल का टास्क करता है हमारे देश की एक अलग एक तरीके से समझ लो हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग इलेक्शंस इन इंडिया, हमारे देश में इलेक्शंस को कंडक्ट और सुपरवाइज करने के लिए। इट वर्क्स टू इंश्योर दैट इलेक्शंस आर फ्री, ये मेहनत करती है ये इंश्योर करने के लिए इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर हो और कंडक्ट हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस, जैसे संविधान में लिखे हुए हैं वैसे ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शंस है वो होने चाहिए। कब शुरुआत हुई थी? 1950 में हुई थी। इसकी पावर्स आती हैं सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अब एक सवाल, आपने कहा अरे भैया ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि ये फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट है। भैया गवर्नमेंट जो है वो आएगी 5 साल बाद चली जाएगी, हो सकता है दोबारा सेम गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन हो सकता है हार जाए, यू नेवर नो, गवर्नमेंट कैन चेंज इन एवरी 5 years। लेकिन ईसीआई में वो लोग आते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम निकाल के आते हैं, परमानेंट जॉब है इनकी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार है, ये अपनी ड्यूटी बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के परफॉर्म कर रहे होते हैं। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन इस समय पार्टी गवर्नमेंट में है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि हमें अपना काम बेस्ट तरीके से करना है, हमें इलेक्शंस कराने हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से इलेक्शंस कराता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट असेंबलीज के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। और पहले इलेक्शंस हुए थे 1951-1952 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़े ध्यान से समझना, अगर ये आ गया और ये तुमने बना दिया तो टीचर एकदम पागल हो जाएगा, अरे यार ये बना दिया, ये इतना टफ डायग्राम है, कुछ नहीं, हलवा है। सबसे पहले याद रखो कौन से 3 लेवल हो सकते हैं, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। सिंपल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। नेशनल लेवल पे बात करें तो 3 लोग होते हैं। सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंडिया का सबसे बड़े लेवल पे ये बंदा बैठा होता है, इट इज लाइक द हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबसे बड़ा आदमी। इसके नीचे 2 चेले बैठे हैं, लेफ्ट हैंड, इसका राइट हैंड। इसका लेफ्ट हैंड कौन हो गया? एक इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा राइट हैंड कौन हो गया? एक इलेक्शन कमिश्नर। तो समझ लो ये तो ट्रायंगल बैठा है बढ़िया आराम से। अब स्टेट लेवल पे आते हैं, तो स्टेट लेवल पे केवल एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अच्छा, इनके नीचे बहुत लोग होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ने, ये मेन लोग हैं। इलेक्शन, स्टेट के जितने भी इलेक्शंस होंगे उनके देखरेख करना इस व्यक्ति का काम है, ठीक है। और ये तो तीनों लेवल पे देख रहा होगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक शहर में, अगर हम एक शहर में जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, इसके नाम में ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये डीईओ होता है। अब डीईओ के अंडर में 2 ऑफिसर होते हैं, एक होता है रिटर्निंग ऑफिसर जो कि कब काम में आता है? जब इलेक्शंस चल रहे होते हैं,
और एक होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि जब वोटर लिस्ट बननी होती है ये तब काम करता है। काम लगातार होता रहता है लेकिन जिम्मेदारी इन लोगों की है। तो समझ में आया। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि हायरार्की क्या है। जैसे अगर अपने स्कूल की बात करें तो हमारा स्कूल कौन मैनेज करता है? एक प्रिंसिपल। अब देखा जाए तो प्रिंसिपल के अंडर में बहुत सारे टीचर्स हैं, पियोन्स हैं और न जाने कौन कौन है, मैनेजर है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है अगर कुछ भी होता है स्कूल में? तो प्रिंसिपल की। तो ठीक उसी तरीके से ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, हमें पता होना चाहिए कि इनकी गलती से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हुई। ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक है इंडिया की वोटिंग टेक्नोलॉजी। हमारे देश में हाल फिलहाल में आपको पता है ईवीएम यानी कि इस तरीके की मशीनें चलती हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक बढ़िया बात बताऊं, जब आप ईवीएम में एक बटन दबाते हैं और जो इसको भी वोट जाता है, आपको कैसे पता कि इसी को वोट गया? क्या पता मशीन हैक्ड हो भैया, आपने बटन दबाया कोई और, वोट चला गया कोई और। इससे बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसे कहते हैं वीवीपीएटी, जिसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइबल, मान लो मैं वोटर हूं, मैंने वोट करा और मुझे वेरीफाई करना है कि वोट किसे गया। तो जैसे ही मैं वोट दबाऊंगा, यहां पे वीवीपीएटी मशीन से क्या होगा, एक पर्ची निकलेगी। ये पर्ची क्या है? एक कागज पे लिखा हुआ है ऑफिशियल रिकॉर्ड कि आपका वोट किसे गया। ये पर्ची आप बाहर नहीं ले जा सकते, आपको वहीं के वहीं देख के वहीं के वहीं डिस्कार्ड होती है, लेकिन आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई मैंने इसी को वोट दिया था और इसी को वोट गया है। ठीक है, और ये जो वीवीपीएटी की मशीन है ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैं तुम्हें आसानी से बता दे रहा हूं कि ये हमारे से लेके अलग अलग देश भी यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करते हैं देखो, ढूंढो ढूंढो, यहां कहीं लिखा होगा। नेक्स्ट पेज पे लिखा है क्या? ये रहा, देखो, एक देश है नमीबिया, एक देश है भूटान। ये सारी कंट्रीज हमसे लेके हमारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, वीवीपीएटी क्या होता है ये यहां पे लिखा हुआ है। चलो अभी हम बात करते हैं लोकसभा की, है ना। हमारे देश में रिजर्वेशन है, आपको पता होगा लोकसभा में रिजर्वेशन है। क्यों? अब सबसे पहले रिजर्वेशन कितना है? लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। अभी ये सब बताऊंगा एक बार फिर से लोकसभा क्या होता है, लेकिन अभी के लिए समझ लो 543 सीटें हैं। इसमें से 84 सीटें किसको दी गई हैं? शेड्यूल कास्ट एससीज को, और 47 सीटें मिली हैं सिर्फ और सिर्फ एसटीज को, कि कोई भी एसटी होगा सिर्फ वही यहां बैठ सकता है इस सीट पे, बाकी कोई नहीं बैठेगा। समझ में आया? तो रिजर्वेशन है ये। अब रिजर्वेशन क्यों किया गया? ताकि ये जो डिप्राइव्ड लोग हैं, सोशली डिप्राइव्ड, इनको भी बराबरी का मौका मिले। अगर ये नेशनल लेवल पे अपनी बात को रख पाएंगे तभी तो देश के बाकी लोग रख पाएंगे। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब जितने इसमें स्टार लगाऊं उतने कम है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है। क्या है बाबू? गाइडलाइंस है। कुछ ऐसे समझो कि जब तुम नए स्कूल में जाओ तो डायरी के स्टार्टिंग में आपको गाइडलाइन मिलती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब प्लेज होगी, कब छुट्टी होगी, ये पूरी गाइडलाइन यहां लिखी है। इसी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। और किस लिए बनाता है? ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को, वोटर्स को प्रमोट कर सके कि कैसे फ्री और फेयर इलेक्शंस करने हैं। यानी कि क्या क्या अलाउड है इलेक्शंस में, क्या क्या नहीं अलाउड है, ये सब कहीं लिखा होना चाहिए ना ऑफिशियली। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते क्या पता मैं लोगों को पैसा दे दे के वोट खरीदूं, पर मुझे पता ही नहीं ना कि ये अलाउड नहीं है। जब तक प्रॉपरली हमको कोई बताएगा नहीं कि देखो भैया ये करना इलीगल है, तब तक हम कैसे माने। तो वही गाइडलाइन का काम करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसकी शुरुआत मैं बता देता हूं कब से हुई थी। एमसीसी बिगिंस व्हेन इलेक्शंस आर ऑफिशियली अनाउंस्ड। जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तब से एमसीसी लागू होती है। ऐसी नहीं साल भर चलती रहेगी, सिर्फ कुछ टाइम के लिए। जब तक इलेक्शंस चलेंगे तब तक ये चलती रहेगी। और इसकी जो गाइड्स है वो पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, और इसका एम है अनफेयर इलेक्शन को रोकना। और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेजर रूल्स की बात करें, पहला प्रिवेंटिंग गवर्नमेंट रिसोर्स मिसयूज। भाई फॉर एग्जांपल अभी कोई व्यक्ति ऑलरेडी सरकार में है, एग्जांपल के लिए अभी करंट अगर हमारे पीएम है या करंट कोई चीफ मिनिस्टर है, उसको अगले इलेक्शंस की तैयारी करनी है, तो वो क्या कहे
कि भैया गवर्नमेंट के जो रिसोर्स है, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी पैसा, उसी से कैंपेनिंग चल रही है धकाधक, है ना। सरकारी गाड़ी के ऊपर खड़े होके मस्त एकदम ऐसे नमस्कार नमस्कार, इस साल भी मुझे वोट देना प्लीज, देना देना देना, ये कर रहे हैं तो ये गलत है, मिसयूज हो जाएगा। दूसरी चीज सोचो, एक व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ, इलेक्शन जीत गया और इसको 2020 से 2024 तक इलेक्शन में रहना है, 5 साल हो गए ना, 20 से 24। अब क्या हुआ, जैसे ही 24 चल रहा है, 2025 में फिर इलेक्शन है ना, 2024 में फिर इलेक्शन है। अब ये क्या कहे, इसने 4 साल तो कुछ काम नहीं करा, 5वें साल एकदम से बोला अरे भाई मुझे इस बार वोट दे दो, इस बार मैं फ्री नौकरियां बांटूंगा, फ्री, हर लड़की को फ्री नौकरी। लोग बोलेंगे अरे यार ये तो क्या करें, सरकारी नौकरी दे रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो लोग इसको वोट कर देंगे। ये अलाउड नहीं है एमसीसी के थ्रू। एमसीसी कहता है कि आप अपने टेन्योर के लास्ट ईयर में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं ला सकते जिससे जनता मिसलीड हो जाए, है ना। लानी है तो आप पहले लेकर आओ, ऐसे आखिरी में नहीं ला सकते। दूसरा, कैंडिडेट का बिहेवियर, एक कैंडिडेट को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है कैंपेन करते समय, ऐसे एक्शंस को नहीं करना है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, और अनफेयर इन्फ्लुएंस नहीं करना है। पैसा, गिफ्ट, शराब, ऐसी चीजें नहीं देनी। गांव में ये सब चलता है, शराब बांट दी, वोट मिल गए, ये सब नहीं करना है ना, नॉट अलाउड है। पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में केरला में। 1991 में ईसीआई जो है वो नेशनल लेवल पे आ चुका था, और अब ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है हमारे देश के फेयरनेस में। अब एक नाम हमें पढ़ना है, टीएन सेशन साहब का, है ना। सेशन साहब एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर रहे जिन्होंने भारत के इलेक्शंस में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाके दिए। टीएन सेशन कौन है? टीएन सेशन एक बहुत प्रोमिनेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने 1990 से सर्व करा था अपना इलेक्शन कमिश्नर होने का पद, और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे कि इलेक्शन के रूल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया इन्होंने। वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे कि भाई हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड की तरह एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जिससे आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। कैंपेन पे कितना खर्चा होगा, मतलब पार्टी अपने मार्केटिंग पे कितना खर्चा करेगी, ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन उन्होंने दी कि ऐसा नहीं कि आप अंधा पैसा खर्च करे जा रहे हो, एकदम पैसा उड़ा रहे हो, बांट रहे हो, नॉट अलाउड। हम चेक करेंगे, अगर हमें लिमिट से ऊपर लगेगा हम पूरी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दिस इज द पावर जो उन्होंने दी, ठीक है। तो भाई फाइनली अब जाके हम पहुंचे हैं उस लेवल पे जहां पे हम तीनों तरीके के इलेक्शंस को पढ़ेंगे। इलेक्शंस इन इंडिया, भारत में अक्सर इलेक्शंस को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है ना, कि डेमोक्रेसी का त्योहार है, बिकॉज ये वो परफेक्ट समय है जहां पे हम डेमोक्रेसी का सही मतलब समझ पाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पीपल हैव द पावर, लोग ही शक्ति हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन से इंसान को एक प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, और इलेक्शन ही एक इंसान को चीफ मिनिस्टर के पद से नीचे गिरा सकते हैं। समझ में आया कितनी पावर है लोगों में, ठीक है। अब इलेक्शंस हमारे देश में 3 लेवल पे हो रहे होते हैं, समझो। नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, स्टेट पे होते हैं, और फिर लोकल लेवल पे होते हैं। इससे इंसान अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है। इलेक्शन को अक्सर फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और सिटीजंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम की, क्योंकि इसके बाद ही इलेक्शन टू द लोकसभा स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इलेक्शंस को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे देश का सिस्टम काम कैसे करता है, हमारे देश में गवर्नमेंट कैसे काम करती है। समझो, इलेक्शन होने किसके हैं? तो हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्या सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश का 3 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला पार्ट है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। दूसरा पार्ट है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरा पार्ट है इसका राज्यसभा, जिसको हम अक्सर अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा, ये है हमारे देश का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर। अगर आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहां पे आपको एक लोकसभा मिलेगा, एक राज्यसभा मिलेगा, और एक प्रेसिडेंट मिलेगा। लोकसभा ऐसे समझ लो आप कि पूरे देश में नेशनल लेवल पे क्या रूल्स बनेंगे, नेशनल लेवल पे जो भी चीजें होनी है वो सब यहां होंगी। उसके बाद
हर स्टेट में अपनी भी एक सरकार होगी। आपको पता है कि भाई लोकसभा नेशनल लेवल पे है और हर स्टेट की, इंडिविजुअल स्टेट की, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी अपनी एक प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट होगी, उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी रूल कर रही है और नेशनल लेवल पे लोकसभा में भी बीजेपी पार्टी ही रूल कर रही है, तो ये सेम हो गया। हो सकता है ये अलग भी हो सकते थे। ठीक है, अब राज्यसभा, राज्यसभा वो है कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स का भी एक रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठता है राज्यसभा में। नाम ही है इसका राज्य, क्योंकि ये अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा ना हो नेशनल लेवल का काम अच्छा करने के चक्कर में आप किसी एक स्टेट के संग कोई गड़बड़ कर दो। उसके लिए ये बैठे हैं। कैसे बैठे सब समझाऊंगा। और उसके बाद आते प्रेसिडेंट साहब, जो कि सबसे टॉप पे हैं। ये फॉर्मल हेड है, इनका साइन हो गया तो भैया कोई भी चीज लॉ बन जाती है। ठीक है, अब आज हमें इन तीनों के ही इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है कि कैसे लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, कैसे प्रेसिडेंट के होंगे, कैसे राज्यसभा के होंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया, लोकसभा में नेशनल लेवल के लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद स्टेट की बात करें तो स्टेट में लोकसभा की ही तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जैसे कि विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, इसको बोलते हैं। और उसके बाद हर शहर में अपनी एक लोकल बॉडी, जैसे कि अगर गांव है तो पंचायत, छोटा शहर है तो म्यूनिसिपैलिटी और बड़ा शहर है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये होता है लोकल गवर्नमेंट हमारी। चलो अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। आदि भैया, इलेक्शन होते कैसे हैं? देखो, आ जाओ मस्ती के साथ, बैठ जाओ, एक कॉपी और एक पेन ले आओ और हेडिंग डाल दो लोकसभा। तो समझो लोकसभा है क्या। लोकसभा लोअर हाउस है भारत के पार्लियामेंट का, जहां पे मेंबर्स डायरेक्टली वोट होते हैं। यानी कि लोकसभा में जो लोग आएंगे वो लोग हम डायरेक्टली जनता से डिसाइड होंगे। जनता वोट करेगी तब ये लोग डिसाइड होंगे। पहली बात याद रखना। ठीक है, लोकसभा में बात करें टोटल कितने लोग आ सकते हैं, तो फिक्स नंबर है भैया। कितने? 543, क्योंकि हमारा देश 543 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लोकसभा इलेक्शंस के लिए। तो हर पार्ट से केवल एक बंदा ही इलेक्शन जीतेगा जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे, और इसीलिए 543 लोग ही जीतेंगे। अगर ये भूल जाते हो कि कैसे याद रखें कितनी सीटें होती हैं, तो बड़ा आसान है, केवल एक नंबर याद रखो 5, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। 5 से पहले क्या आता है? 4, 4 से पहले क्या आता है? 3, तो 5 4 3 2 1 नहीं लगा देना। ठीक है, याद रखना। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता है। मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है ढोलकपुर। ढोलकपुर चलो छोड़ो, पटना ले लो। पटना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की। अब पटना से अलग अलग पार्टी के लोग इलेक्शन में खड़े होंगे। एक आदि जनता पार्टी का व्यक्ति खड़ा है, वो कहेगा मुझे वोट दो, मैं पटना के एकदम नक्शा बदल दूंगा, बढ़िया कर दूंगा। एक किसी दूसरी पार्टी, एबीसी पार्टी का बंदा खड़ा है, एक तीसरी पार्टी, ऐसे 10-15 पार्टी के लोग खड़े हैं। लेकिन जीता कौन? अब आदि जनता पार्टी खड़ी है तो कौन जीतेगा? आदि जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता। कैसे जीता आदि भैया, यही तो सवाल है। बहुत सिंपल है बेटा। सिंपल एक सिस्टम यूज होता है, एफपीटीपी। आदि भैया ये सब क्या बड़े बड़े नंबर फेंक रहे हो? एफपीटीपी, अरे हमें नहीं पता एफपीटीपी क्या। अबे कुछ नहीं, एकदम लुल देख, लुल एग्जाम्पल देख। मान लो 3 ठो कैंडिडेट खड़े हुए। ये कैंडिडेट हमारा आदि जनता पार्टी का कैंडिडेट था, एजेपी का। ये किसका था? ये सीजेपी का था। ये किसका था? ये डीजेपी का था। अब मुझे नहीं पता क्या फुल फॉर्म है, तुम्हें जो बनानी है। डुग्गू जनता पार्टी, ये आपकी कॉकरोच जनता पार्टी, और ये आपकी क्या? आदि जनता पार्टी। एग्जाम्पल भैया, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट वो जीत गया। इतना लल्लू कॉन्सेप्ट है यार। तुम कहते हो लोकसभा के इलेक्शन टफ है, एकदम लल्लू। क्या कह रहे हैं भाई? जिसके पास सबसे ज्यादा वोट, हो गया खत्म। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एफपीटीपी। यानी कि फिनिश लाइन पे सबसे पहले जो पहुंच जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। यहां पे याद रखना, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि 50% होने ही चाहिए, मेजॉरिटी होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। सिंपल, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट, टोटल देखो कितना हुआ है, 40 50 60 70 80 90 100, यानी कि टोटल 1 लाख लोगों ने वोट दिया था।
1 लाख में से मेजॉरिटी होती 50% यानी कि 50,000 वोट, लेकिन यहां पे 40,000 वोट मिले फिर भी आधी जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। इसीलिए यहां पे मेजॉरिटी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कि 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम यहां नहीं होता। इसको कहते हैं एफपीटीपी। एफपीटीपी का मतलब सिंपल सी बात है कि किसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो इलेक्शन जीत गया। ठीक है, क्लियर। अब जो लोग इलेक्शन जीत गए उन्हें हम कहते हैं द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल कितने लोग जीतेंगे? पूरे इंडिया से केवल और केवल 543 लोग इलेक्शन जीतेंगे, 543। इतने ही लोग इलेक्शन जीतेंगे और ये सब के सब लोग क्या है? एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, इनकी सीट तय है अब। लेकिन क्या ये सब के सब लोग एक ही पार्टी से होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इनमें से कुछ आदि जनता पार्टी के होंगे, कुछ डुग्गू जनता पार्टी के होंगे, कुछ टिंगू जनता पार्टी के होंगे, बड़ी अलग अलग पार्टियों के होंगे। अब सवाल यह है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कौन सा मंत्री बनेगा, यह सवाल है। इसको कहते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन, है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मैंने तुम्हें बता दी, एकदम कुछ नहीं है, जिसके सबसे ज्यादा वोट वो जीत गया। कौन सरकार बनाएगा यह है सवाल। तो सिंपल सा रूल जो मैंने बताया था 50% वाला कॉन्सेप्ट, वो यहां पे चलता है कि भैया जिस पार्टी के पास 50% से ज्यादा एमपीज हैं वो जीतेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, एग्जाम्पल नहीं है, मान लो कि आपकी 3 पार्टी थी, आदि जनता पार्टी, दूसरी आपकी डुग्गू जनता पार्टी, तीसरी आपकी टिंगू जनता पार्टी, टीजेपी। आदि आपको पता है टोटल तो 543 ही लोग इंडिया में इलेक्शन जीते हैं। इस 543 में से मान लो 290 लोग किसके थे? आदि जनता पार्टी के थे, और 100 लोग किसके थे? डुग्गू जनता पार्टी के थे। कितने हो गए? 390। जरा 390 में से माइनस करूं तो हो गया 400। अरे ये तो बहुत कम नंबर आ रहा है, ठीक है, तो 10 इधर हो गए, 400, 143, 153 सीटें इधर हो गई। ठीक है, अब मान लो ये रिजल्ट आया, तो याद यहां पे इलेक्शन कौन जीता है? देखा जाए तो यही जीता है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल याद रखना कि यहां पे 50% की मेजॉरिटी होना मस्ट है, यानी कि 543 का 50% कितना होगा? कैसे डिवाइड करोगे? सिंपल है, 2 से डिवाइड कर दो। इसका 50% मतलब इसका आधा, डिवाइड करो। 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 हो गया, कैरी गई 1, 2 7 जा 14 हो गया, 2 1 जा 2, यहां पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 271.5 है ना। 543 का डिवाइड कर लो 2 से, है ना। एक बार कंफर्म कर लें, पता चला एकदम यूट्यूब पे झंड हो जाए, है ना। यूट्यूब पे झंड नहीं होनी चाहिए, हटवे कन्वर्टर। 543 डिवाइड बाय 2, हाँ, यानी कि 271.5 तो होगा नहीं, यानी कि जिस पार्टी को 272 सीटें मिलेंगी वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। कितनी सीटें? 272 सीटें होनी कंपलसरी है, इससे कम सीटों में नहीं जीत सकते। आदि भैया अगर मान लो ऐसा होता कि आपको भी 270 ही सीटें मिली होती, 2 सीटें यहां पे बढ़ गई होती डुग्गू भैया के पास, तब क्या होता? तो कौन जीतता इलेक्शन? 102 और 153। तब क्या होता? तब मुझे अपनी 2 सीटों के लिए इनमें से किसी एक से जाके पार्टी के साथ दोस्ती बनानी पड़ती, जिसे कहते हैं कोअलिशन। कोअलिशन यानी कि 2 पार्टियों की एक साथ सरकार। अब भाई मेरे पास केवल 2 मिसिंग है, उस 2 के लिए या तो मैं डुग्गू भैया के पास जा सकता हूं, या तो मैं टीजेपी के पास जा सकता हूं, या ये लोग मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है रियल लाइफ में भी ज्यादातर कि 4-5 कम रह जाते हैं तो किसी और पार्टी के साथ आप कोअलिशन बना लेते हो। ठीक है, तो पार्टी विनिंग मेजॉरिटी लोकसभा सीट्स ये गवर्नमेंट बनाती है। कोअलिशन क्या होता है? ये भी गवर्नमेंट बना सकती है। कोअलिशन यानी कि 2 पार्टियों एक साथ कोअलिशन बनाना, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। और लीडर कौन होता है? लीडर वो जो होता है मेजॉरिटी पार्टी का, वो क्या बनता है? लीडर बनता है इस पार्टी से पीएम, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं हम स्टेट कमीशन की, है ना। स्टेट की बात करें तो एकदम सेम टू सेम प्रोसेस होता है, डिट्टो कॉपी, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में इलेक्शंस होंगे, बिहार के अलग अलग लोग वोट करेंगे।
हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो व्यक्ति जीतेगा, है ना, बिहार में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, हमें नहीं पता कितनी है, बिहार की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीतेगा उसे हम कहेंगे एमएलए। मान लेते हैं टोटल बिहार में 100 एमएलए बन सकते हैं, 100 एमएलए बन गए, तो सरकार बनाने के लिए कितने एमएलए चाहिए? 51। यानी कि जिस पार्टी के पास 51 एमएलए होंगे, जिस पार्टी के पास 51 एमएलए होंगे वो सरकार बना लेगी। अगर कम रह गए तो उन्हें किसी और पार्टी के साथ जाके हाथ मिलाना पड़ेगा इस स्टेट में सरकार बनाने के लिए। समझ में आया? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो भाई, अब बात करते हैं इलेक्शंस टू द राज्यसभा। बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट। अब लोकसभा को भूल जाओ, क्योंकि लोकसभा अभी तक इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा जहां पे जनता वोट कर रही थी, और स्टेट इलेक्शंस में भी जनता वोट करेगी, एकदम सेम कॉन्सेप्ट लोकसभा की तरह। लेकिन अब जिनको आपने वोट करके जिताया, जिनको एमपी बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको एमएलए बनाया, अब आगे का सारा काम ये लोग संभालेंगे। अब आप लोग घर बैठो और देखो ये लोग कैसे संभालेंगे। व्हाट इज राज्यसभा? सबसे पहले राज्यसभा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को। इट्स मेंबर्स आर मेनली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। यहां पे लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। इनडायरेक्टली कैसे समझाऊंगा। राज्यसभा की बात करें तो टोटल सीटें कितनी हैं? 245 सीटें हैं। कितनी? 245, जिसमें से 233 इलेक्ट होंगे, है ना, हर अलग अलग स्टेट से इलेक्ट होंगे। 12 मेंबर ऐसे होंगे जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, कोई भी हो सकते हैं ये। और ये 12 लोग ऐसे नहीं है रैंडम किसी को भी चलते फिरते उठा लिया, इन्हें इनकी एक्सपर्टीज के चलते उठाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कुछ ऐसा काम करा है देश के लिए जो बहुत बढ़कर है, उनको, इन 12 लोगों में किसी बड़े साइंटिस्ट को उठा सकते हैं, किसी बहुत बड़े शिक्षक को उठा सकते हैं, है ना। इन लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा और ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे। ठीक। अब स्टेट रिप्रेजेंटेशन ब्रॉडली डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। अब सवाल यह है कि राज्यसभा राज्यों के लिए बनाई गई, है ना, अलग अलग राज्य, है ना, अलग अलग राज्यों के लिए राज्यसभा बनाई गई। तो एक बात बताओ आदि भैया, कैसे राज्यसभा में लोग इलेक्ट होंगे? समझो, मान लो ये क्या है, ये अपना पूरा इंडिया है, एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत गंदा इंडिया है, कोई बात नहीं, चलो ऐसा बनाता ही नहीं हूं इससे पहले कि गाली पड़े। मान लो ये एरिया है, इसमें अलग अलग राज्य हैं, है ना, ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, सी डी ई एफ जी एच। अब दिक्कत ये है कि हर स्टेट की अलग पॉपुलेशन है। मान लो यहां पे 2 लाख लोग हैं, यहां पे 10,000 लोग हैं, यहां पे 50 लाख लोग हैं, यहां पे 1 करोड़ लोग हैं, और बाकी सब जगह कहीं 20,000 हैं, कहीं 30,000 हैं, कहीं तो 2,000 हैं, और कहीं पे 25,000 हैं। अब एक बात बताओ, जब हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है तो क्या हर स्टेट से बराबर एमएलए, वो बराबर एमपी आने चाहिए राज्यसभा में? क्योंकि भाई यहां की पॉपुलेशन 20,000 है, यहां से अगर मैं एक बंदे को भी उठाऊंगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जहां की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, भाई यहां से एटलीस्ट मुझे 5 लोग तो उठाने पड़ेंगे ना 20,000 के हिसाब से, है कि नहीं। यहां की पॉपुलेशन सोचो 20,000 के हिसाब से, तो यहां 5 नहीं, कम से कम 50 उठाने पड़ेंगे। यहां कितनी है? 2 लाख है, 2 लाख, तो कम से कम भाई 4 या 5 तो होने चाहिए, समझ रहे हो। तो बेसिकली पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कि किस स्टेट के पास राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। जैसे सबसे ज्यादा सीटें इस समय उत्तर प्रदेश के पास हैं, रियलिटी में करीब लगभग 90 सीटें, 90 राज्यसभा के मेंबर केवल उत्तर प्रदेश से आते हैं। वाई? बिकॉज उत्तर प्रदेश अपने आप में ही 20-25 करोड़ पॉपुलेशन वाला स्टेट है। इतनी पॉपुलेशन कई देशों की नहीं है जितनी केवल एक स्टेट की है, तो इसीलिए यहां से ज्यादा लोग आएंगे। वहीं गोवा छोटा सा स्टेट है, तो वहां से अगर राज्यसभा में एक बंदा भी आएगा तो काम चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया। चलो तो भाई अब राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे काम करते हैं ऐसे समझो। बिल्कुल अलग तरीका है, आपके क्लास 8th में इसको ज्यादा डीप में नहीं बताया गया है। राज्यसभा के मेंबर्स ऐसे काम करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको अपने स्कूल में हर क्लास में एक मॉनिटर डिसाइड करना है। अब 12 क्लासेस होती हैं, मान लो 1st से 12th तक ही क्लासेस हैं, और 2-2 सेक्शन है, यानी कि टोटल 24 क्लासेस होंगी। हर क्लास में एक एक मॉनिटर डिसाइड होगा, और इन मॉनिटर को आप अपना रिप्रेजेंटेटिव कहते हो कि नहीं कहते हो?
कहते हो। अब मान लो स्कूल में स्कूल कैबिनेट जो होता है, जैसे हेड बॉय हेड गर्ल बनना है, वो काम डिसाइड होना है कि कौन हेड बॉय बनेगा कौन हेड गर्ल बनेगा। लेकिन यह जिम्मेदारी स्कूल के हर बच्चे को देने की जगह सिर्फ क्लास के मॉनिटर्स को दी गई। यानी कि ये जो 24 बच्चे मॉनिटर बने थे, ये सब वोट करके डिसाइड करेंगे कि कौन बनना चाहिए हेड बॉय, कौन बनना चाहिए हेड गर्ल। समझ में आया? कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारे देश में होता है। देखो, हम सिटीजन्स हैं, ठीक है, हम सिटीजन्स, अरे भाई, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, है कि नहीं? अब वो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेवल पे देखे तो एक एमएलए हो सकता है, नेशनल लेवल पे देखे तो एक एमपी हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन क्योंकि हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो हमें नेशनल लेवल पे चल क्या रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं है, तो भूल जाओ इसको। केवल और केवल हमें फर्क पड़ता है इस समय अपने एमएलए से। हमने अपने एरिया में एमएलए कैसे बनाया? अब मान लो यूपी में टोटल मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 100 एमएलए बन गए, है ना? ऐसे यूपी में अगर 100 एमएलए हैं तो हर स्टेट के अपने एमएलए होंगे। जैसे महाराष्ट्र में मान लो 90 एमएलए हैं, हर स्टेट के अपने अपने एमएलए। अब सिर्फ एक स्टेट मान लो यूपी से केवल और केवल 5 लोग राज्यसभा में जाएंगे, एग्जाम्पल है। तो ये 5 लोगों का चुनाव कैसे किया जाए? ये 5 लोगों का डिसीजन केवल ये 100 लोग मिलकर लेंगे, बाकी जनता को फर्क नहीं पता चलेगा कि कौन इलेक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि हमने जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया अब ये डिसाइड करेंगे कि नेशनल लेवल पे कौन रिप्रेजेंट करेगा इन्हीं 100 लोगों में से। कैसे करेंगे? देखो, ये लोग इस्तेमाल करेंगे एक सिस्टम जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पीआर थ्रू एसटीवी। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये 100 लोग जब वोट करेंगे इन 5 लोगों को तो कैसे, नॉर्मल वोट नहीं करेंगे, ये कुछ इस तरीके से वोट करेंगे। यानी कि एक ऐसा पेपर होगा, ध्यान से देखना, एक इस तरीके का पेपर होगा जिसमें यहां नाम लिखे होंगे कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी, जितने लोग भी खड़े हुए हैं इलेक्शन में। अब हर ये 100 के 100 लोगों को ये पेपर जब मिलेगा तो इन्हें टिक नहीं करना कि ये किसे जिताना चाहते हैं, इन्हें प्रायोरिटी देनी है। जैसे हो सकता है कोई कहे भाई मुझे ए बहुत घटिया आदमी लगता है, मैं ए को 5 प्रायोरिटी देता हूं, हाँ बी बेस्ट है, मैं बी को 1 प्रायोरिटी देता हूं, सी बहुत बेकार आदमी है, सी को मैं 4 देता हूं, डी जो है वो ठीक ठाक आदमी है तो डी को 2 देता हूं, ऐसे किसी को 3 देता हूं। तो 1 से लेके 5 तक मैंने प्रायोरिटी दी। ऐसे ये 100 के 100 लोग उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े हैं, मान लो 5 ही लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे, अच्छा 5 ही सीट है तो गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा चलो 5 ही लोग इलेक्शन में खड़े थे लेकिन जीतने के लिए केवल 2 ही सीटें हैं, तो क्या होगा? ऐसे ये 100 के 100 लोग वोट करेंगे। जब ये वोटिंग खत्म होगी तब क्या होगा, ध्यान से समझना, तब रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में चेक किया जाएगा सबको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कितने मिले। 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे, ए बी सी डी ई। ए को कितने लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा? देखो, मान लो ए को कितने लोगों ने, 30 लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा ये 100 में से। बी को केवल और केवल 10 लोगों ने रखा। सी को कितने लोगों ने रखा? 25 लोगों ने रखा। डी को कितने लोगों ने रखा? 25 लोगों ने रखा। तो 25 25 50 60 70 80 90, तो यहां भी कितने बचे? 10। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कहता है कि भाई 2 ही सीटें हैं, यानी कि इनमें से 2 ही लोग सेलेक्ट होने हैं। तो 2 के हिसाब से ये तो भैया हो ही गया, हाईएस्ट है इसके, ए तो सेलेक्ट हो गया एक। लेकिन अब दूसरा व्यक्ति कौन हो भाई? इनको तो बराबर बराबर वोट मिले, तो पता क्या होगा? जिनको सबसे कम वोट मिले, ये बी और ई, इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे हम। क्या बोलेंगे भाई? यू गाइज आर डिस्क्वालीफाइड। एंड आप लोगों को अब क्या करना पड़ेगा? आप लोगों के सारे वोट जो है वो दूसरों के पास चले जाएंगे। यानी कि चेक करेंगे जिन लोगों ने बी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, उन्होंने अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे किसे रखा है। मान लो सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, सेकंड राउंड में ये डिस्क्वालीफाई, लेकिन सी के 25 वोट तो पहले ही से थे, लेकिन बाकी इसके पास 10 वोट और आ गए। यानी कि ये जब ये दोनों के वोट हटे तो 10 लोगों ने सी को अपनी सेकंड प्रायोरिटी पर रखा था, तो सेकंड राउंड है तो सेकंड प्रायोरिटी के वोट। और डी को केवल और केवल 5 लोगों ने रखा था,
तो 25 + 5 टोटल रिजल्ट कितना हुआ, इसका आ गया 35, इसका आ गया 30। यहां से क्लियरली पता चल गया कि ये व्यक्ति अब दूसरी सीट ले गया। समझ में आया? तो ये होता है एक इलेक्शन में। अब मुझे पता है, हो सकता है आप कहो आदि भैया तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो प्योर मैथमेटिक्स है। यस, इनफैक्ट ये 2 सीटों के लिए कितनी सीटें चाहिए ये भी डिसाइड होता है। ये प्योर मैथमेटिक्स है, अगले साल इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अभी के लिए तुम लोग सही तरीका बताऊं तो बस ये इतना याद रख लो, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यूजिंग एसटीवी। एसटीवी सपोर्ट करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया। इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, रिक्वायर्ड प्रेफरेंस, जो मैंने आपको बताया प्रेफरेंस भरते हैं। और डिटेल्ड एसटीडी कैलकुलेशंस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ये गारंटीड बात है। मैं पढ़ाता हूं 9th क्लास में, तो वहां सिखाता हूं, ठीक है। अब राज्यसभा एज अ परमानेंट हाउस, आपको पता है राज्यसभा में 6 इयर्स का टेन्योर होता है, लेकिन 1/3 मेंबर यानी कि 245 में से, मान लो 245 की जगह आसान करने के लिए 300 मान लेता हूं, 300 में से हर 100 लोग जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 इयर्स। मतलब इस तरीके से सिस्टम को बनाया जाता है कि केवल 200 लोगों का इलेक्शन होता है हर 2 साल में, है ना। हर 2 साल में 100 लोगों का इलेक्शन होता है, और ये जो 100 लोग हैं ये 6 साल तक के लिए काम करते हैं, और 6 साल बाद फिर ये हट जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा कभी भी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता जैसे लोकसभा है, ठीक है। समझो, लोकसभा में आपको पता है 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, और पूरे के पूरे 543 सीटों के लिए होते हैं टोटल। तो हर 5 साल में पूरा के पूरे 543 लोग बदल सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बदलता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में इलेक्शंस एक बार में सिर्फ और सिर्फ 1/3 मेंबर्स के होते हैं, यानी कि 2/3 मेंबर अभी भी राज्यसभा में आराम से काम कर रहे हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। इसीलिए राज्यसभा को कहते हैं कि ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भी रुकता नहीं है। इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट की बात करें, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट एकदम एग्जैक्ट सेम तरीके से होते हैं जैसे मैंने राज्यसभा के लिए बताया, लेकिन इसमें वो वोटिंग प्रेफरेंस वाली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि 1 पे डालना, 2 पे डालना, 3 पे डालना, ये कौन कौन करेगा, बहुत सारे लोग करते हैं। और जितने लोग ये करते हैं इन्हें कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। कैसे होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऐसे समझ लो, एक ग्रुप है जिसका नाम रख दिया इलेक्टोरल कॉलेज। ये कोई असल कॉलेज नहीं है, क्या है, एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, और उन सबको एक एक करके बोलने की जगह एक नाम रख दिया कि इलेक्टोरल कॉलेज। इस ग्रुप में कौन कौन है, ध्यान से समझो। इस ग्रुप में सारे ही इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं पार्लियामेंट के, उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं हर स्टेट के, ठीक है। ये सारे लोग आते हैं। कौन नहीं आता, सिटीजन्स। सिटीजन्स इसमें वोट नहीं करते डायरेक्टली, ठीक है। और एक सेकंड रुको, मैं ही बताता हूं। देखो, याद है कि जब मैंने लोकसभा में इलेक्शंस करे थे तब टोटल 543 लोग एमपी बने थे, हाँ दी भैया याद है। फिर मैंने जब राज्यसभा में इलेक्शंस करे तब मैंने 200, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 245 में से केवल 233 लोग ही इलेक्ट हुए थे, बाकी सब कौन थे, नॉमिनेटेड थे बाय प्रेसिडेंट। ये भी एमपी है, हाँ के ना, ठीक है। तो जो 12 लोग थे वो वोट नहीं करते यहां पे। अब स्टेट असेंबली की बात करें तो स्टेट असेंबली में जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी एमएलए हैं, ये सब भी वोट करेंगे। तो ये इतने लोग आते हैं टोटल जो कि एक प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, ठीक है। वोटिंग टेक प्लेस थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया। ज्यादा पॉपुलर स्टेट्स जो होती हैं उनके पास ज्यादा ग्रेटर वोटिंग वेट होता है। ये वोटिंग वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी आपको टेंशन नहीं निकालनी, इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है, अगले साल हम पढ़ेंगे। अभी के लिए चिल मारो। इलेक्टोरल कॉलेज में देख लो कौन कौन आता है, इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ इंडियन स्टेट्स, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। हाँ ये भी रह गया, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, जहां के जितने एमएलए हैं ये भी वोट करेंगे। अब आप कहोगे आदि भैया बार बार इलेक्टेड वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, इसमें क्या नहीं करना है, देख समझ। याद है 12 लोगों को नॉमिनेट किया था किसने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ये 12 लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट चुनने का हक सिर्फ उस व्यक्ति को है जो कि लोगों की वजह से यहां पहुंचा है, ना कि किसी एक व्यक्ति की वजह से। भाई इन 12 लोगों को तो प्रेसिडेंट ने चूज करा, इसीलिए यहां आ गए।
लेकिन हम वोटिंग अपने प्रेसिडेंट को या अपने जितने भी और लोग हैं, प्रेसिडेंट को वोटिंग का अधिकार हम सिर्फ उनको देंगे जो अपने दम पे यहां खड़े हुए हैं। समझ में आया? तो नॉमिनेटेड लोग इसमें अलाउड नहीं होते, सिर्फ इलेक्टेड लोग अलाउड होते हैं। कौन नहीं करेगा? नॉमिनेटेड लोग जो राज्यसभा में है, नॉमिनेटेड स्टेट असेंबली में जो लोग हैं, स्टेट असेंबली काउंसिल के मेंबर्स यानी कि जो काम वाम करते हैं स्टेट असेंबली में, वो नहीं करेंगे, सरकारी लोग। नॉमिनेटेड दिल्ली असेंबली के मेंबर्स नहीं करेंगे। पुडुचेरी के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, बस ये। तो मेन बात याद रखना, ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस एग्जैक्टली सेम वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी यहां पे कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा सा अलग है। अगर हम बात करें कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, पहले जितने लोग थे वो तो है ही। इट इंक्लूड्स नॉमिनेटेड लोकसभा मेंबर्स, इसमें नॉमिनेटेड लोग भी आ गए, इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स, नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट एंड द इलेक्शन यूजेस द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस कहां आया, ध्यान से देखना। रेड बॉक्स बना दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ठीक है, देखो इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और लोकसभा के कौन से मेंबर्स, नॉमिनेटेड यानी कि एमपी, चाहे जैसा भी एमपी हो गया, इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स और नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स, ये भी हो गए। इंपॉर्टेंट बात, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि एमएलएज चाहे वो कहीं का एमएलए हो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वाइस प्रेसिडेंट में, जबकि प्रेसिडेंट में ये कर रहे थे और प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड लोग नहीं थे। यहां पे नॉमिनेटेड लोग हैं लेकिन स्टेट के एमएलएज नहीं है। ठीक है, यहां पे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी कि वही प्रेफरेंस वाला 1 2 3 4 वाला सेम सिस्टम चलता है। वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस की बात करें तो भैया ये राज्यसभा के हेड की तरह काम करता है, चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। और अगर प्रेसिडेंट अगर बिजी हो जाए या प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो देश में प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज भी यही करते हैं। ठीक है, जब प्रेसिडेंट काम नहीं कर पाए। ये मुझे पता है तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे एंड तुम्हें चाहिए था एक चार्ट जहां से आदि भैया सब क्लियर हो जाए, है ना। समझ तो सब लिया लेकिन अभी सब रुक नहीं रहा दिमाग में, घबराने का नहीं, इधर देखने का। इधर देख, लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होंगे, डायरेक्ट यानी कि कौन वोट करेगा, जनता। कौन सा सिस्टम यूज होगा, एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा वोट वो जीत गया, बहुत आसान है। स्टेट असेंबली के इलेक्शंस कैसे होंगे, डायरेक्ट होंगे, यानी कि जनता वोट करेगी। कौन सा सिस्टम होगा, एफपीटीपी, सेम। अच्छा, राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, यानी कि हमारे इलेक्टेड एमएलएज ही वोट करेंगे, बस ये वोट करेंगे। कैसे करेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम की मदद से। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। कौन वोट करेगा, केवल और केवल इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलए। एमपी मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, और एमएलए आपके सारे हो गए स्टेट्स के। ठीक है, यहां क्या यूज होगा, एसटीवी। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल एमपीज वोट करेंगे, बोथ हाउसेस के, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, लेकिन एमपी होना जरूरी है। यहां पे इलेक्टेड वर्ड था, यहां नहीं है, ध्यान रखना, एसटीवी। तो भैया अगर तुमने ये चार्ट समझ लिया तो समझ लो तुम्हारा सारा का सारा काम ऑलरेडी हो गया है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं कि भैया आगे के लिए हमारे क्या चैलेंजेस हैं। देखो, मेजर चैलेंजेस जो इस समय भारत फेस कर रहा है कि पैसा पावरफुल होता जा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स के पास क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया है आजकल, जो इलेक्शन में खड़े होते जा रहे हैं, है ना। तीसरा, वोटर अपैथी, लोग आजकल इंटरेस्टेड ही नहीं है। अरे एक दिन की छुट्टी मिली है ऑफिस से, कौन जाए वोट देने, आराम से छुट्टी मनाओ, मैं नहीं दे रहा वोट, मुझे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे मजा नहीं आता पॉलिटिक्स में, लोग वोट ही नहीं देते। तो वोटर अपैथी का मतलब वोट देने में डिसइंटरेस्टेड होना, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल यंग जेनजीज में। दीज प्रॉब्लम्स अफेक्ट करती है डेमोक्रेटिक कंट्री को और एंश्योर फेयरनेस करने में ये थोड़ा सा इशू लाती है। ठीक है, तो अब भैया आगे के लिए क्या करना है, कैसे हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। इन्फॉर्म्ड जनता चाहिए हमें, पढ़ी लिखी जनता। वोटर्स शुड रिसीव एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। भैया जो जनता है उन्हें सही इंफॉर्मेशन तो मिले, कौन अच्छा नेता काम कर रहा है, कौन नेता खराब काम कर रहा है, ये कौन बताएगा, ये हमें मीडिया ही तो बताएगी। इन्फॉर्म्ड वोटर्स ही तो रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेंगे। तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो भैया डेमोक्रेटिक और सिविक अवेयरनेस को बढ़ाएं।
वोटर्स शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग। भैया वोट करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। सिटीजन शुड क्वेश्चन कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल क्लेम्स। हमें लोगों को ना सवाल पूछने चाहिए, ऐसे नहीं हवा हवा में, सवाल पूछने चाहिए कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा अकाउंटेबिलिटी हमारे भारत के लोगों ने कैसे, मैं तो बोलूंगा कैसे मांगी है सामने आके, और ये जेनजीज का आपको प्रोटेस्ट था पूरा का पूरा, पता है ना। चलो, रिस्पॉन्सिबल वोटिंग एक इंपॉर्टेंट और डेमोक्रेटिक ड्यूटी है, ये बात याद रखना। इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। एक खास बात, एक चीज है आपके लिए कि भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि YouTube पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है, अभी आदि भैया आपकी वीडियो देख रहे हैं, नीचे एक वीडियो आ रही है, मन कर रहा है उस पर क्लिक करके देख लें, तो आप ये सारा कंटेंट जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे इस चैप्टर के नोट्स हो, चाहे वन शॉट वीडियोस हो, चाहे रैपिड रिवीजन हो, एनीथिंग, चाहे मैराथन्स हो, आप सब PW ऐप पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको ऐप पे जाना है, अपनी क्लास के लिए इस तरीके से नाम लिखना है, क्लास 8 फ्री सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना। जितना भी साल भर फ्री कंटेंट आएगा सब आपको ऐप पे मिलेगा, ताकि आपको एक फील मिल जाए कि ऐप पे पढ़ना कैसा होता है, डिस्ट्रैक्शंस फ्री पढ़ना कैसा होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, राइट। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने प्यारे प्यारे चुम्मा कमेंट छोड़ते जाना, एंड आई नो अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक विनर हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई रियली रियली लव यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल दोस्तों, एंड जय हिंद।